दोस्तों, आज 5 नवंबर के दिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। नतीजा जो कुछ भी हो, इतिहास रचा जाने वाला है। अगर कमला हैरिस जीत गई तो अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति बनने वाली वो पहली महिला होंगी और क्योंकि वो भारतवंशी हैं, भारतीयों को भी इस बात पर गर्व होगा, नाज होगा। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो दूसरी बार राष्ट्रपति बन के एक इतिहास रच देने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम समझेंगे अमेरिकी चुनाव जो राष्ट्रपति का होता है वो भारत के चुनाव से कितना अलग है। अमेरिका में जो चुनाव आयोग है वो भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से पावरफुल है या नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि वहां ईवीएम से वोटिंग क्यों नहीं हो रही है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जनवरी के महीने में ही 20 या 21 जनवरी को ही क्यों राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति पद ज्वाइन करते हैं। साथ ही आज के इस लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि राष्ट्रपति अगर अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मौत हो जाती है या किसी कारण वो पद पर नहीं रहते हैं तो उनका पद कौन संभालेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे भारत में सरकार गिर जाती है, अमेरिका में सरकार क्यों नहीं गिरती है। आज इन सभी बातों का विश्लेषण मैं अपने इस लेक्चर में करने वाला हूं। लास्ट तक जुड़े रहना और जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका में लगभग 169 ईयर्स तक अंग्रेजों का शासन रहा। आजादी के बाद जब देश का निर्माण करने वाले नेताओं ने पाया कि ब्रिटेन के राजतंत्र में राजा के पास असीम शक्तियां होती हैं, अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें न राजा जैसी निरंकुशता हो और न ही इतना कमजोर हो कि अस्थिर हो जाए। उन्होंने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सिस्टम की शक्ति को बांट दिया। अमेरिकी सिस्टम का ये मानना है कि सरकार का मुखिया वही हो जिसमें जनता की मर्जी दिखाई दे। यहाँ राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं और उसे चुनने का अधिकार जनता को दिया गया है। जिस तरह भारत में जनता सीधे सांसद चुनती है, जिस पार्टी या गठबंधन के पास सांसदों का बहुमत होता है, उस दल का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। वैसे ही अमेरिका में भी राष्ट्रपति को सीधे जनता का वोट नहीं मिलता। जनता इलेक्टर्स चुनती है और इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इसके सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। अमेरिका के 50 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 538 इलेक्टर चुनकर आते हैं। सभी राज्यों से चुने गए इलेक्टर्स की संख्या अलग अलग होती है। आमतौर पर राज्य में जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, सभी इलेक्टर्स उसी प्रत्याशी के हो जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टर्स हैं। जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा इलेक्टर्स जीतेंगे उसे सभी 54 इलेक्टर्स मिल जाएंगे। अमेरिका में इलेक्टर्स का काम राष्ट्रपति चुनाव के अलावा और कुछ नहीं होता, जबकि भारत में सांसद प्रधानमंत्री चुनने के साथ संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, संसद में कानून भी बनाते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका का चुनाव आयोग भारत जैसा पावरफुल नहीं है। अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज होती है, यानी अमेरिका का संविधान सिर्फ कुछ नियम और दिशा निर्देश देता है, बाकी एग्जीक्यूशन राज्यों के स्तर पर होते हैं। अमेरिका में सभी जगह वोट डालने और गिनने का तरीका एक जैसा नहीं है। हर राज्य और यहाँ तक कि अलग अलग काउंटी में भी वोटिंग के नियम और प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। अमेरिका में एक फेडरेशन इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनाव करवाने की नहीं है। ये सिर्फ फंडिंग और खर्च वगैरह पर नजर रखती है, जबकि भारत में चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर वोटर लिस्ट बनाना, वोटिंग करवाना, काउंटिंग करवाना और नतीजे जारी करने तक का काम इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। आपको पता है, भारत जहां ईवीएम से इलेक्शन करवा रहा है, वहीं अमेरिका जैसा विकसित देश ईवीएम से दूरी बना रहा है। क्या कारण है? तो भारत में 2004 लोकसभा चुनाव से वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। कई सवाल उठने के बावजूद 100% वोटिंग जो है ईवीएम से ही हो रही है। लेकिन अमेरिका का सिस्टम अलग है। आपको बता दूं, 5 नवंबर 2024 के दिन, यानी कि आज जो चुनाव हो रहा है, उसमें 3 तरह से वोटिंग होगी। एक तरीका है हैंड मार्क्स पेपर बैलेट जिसे कहते हैं। अमेरिका में लगभग 70% क्षेत्र जो हैं, उसमें बैलेट पेपर पर हाथ से निशान लगाकर वोटिंग की जाती है। आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 70% क्षेत्र में जो बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, आपको मैं जानकारी दूं। अमेरिकी लोग इस सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर आता है BMDS, इसे कहते हैं बैलेट मार्किंग डिवाइस। 25% क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो BMD का उपयोग करेंगे। इसमें कंप्यूटर पर बैलेट दिखता है जिसमें मतदाता अपनी पसंद चुन सकते हैं। यह प्रिंट हो जाता है और इससे बैलेट की गिनती की जाती है। एक तरीका है DRE, इसे कहा जाता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक। ये भारत के ईवीएम मशीन जैसा है। इसमें वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाले जाते हैं और फिर बाद में उनकी गिनती होती है। आपको बता दूं, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ 5% क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां पर में DRE का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि लुइसियाना एकमात्र ऐसा राज्य है अमेरिका का जहां 100% मतदाता जो हैं वो DRE का उपयोग करेंगे।
जो कि भारत में ईवीएम सिस्टम जैसा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि कई राज्यों में मेल के जरिए वोट डालने की सुविधा भी है। ये बैलेट ड्रॉप बॉक्स या डाक के माध्यम से चुनाव के दिन तक जमा होते रहते हैं। क्या अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति का ही चुनाव हो रहा है आज, या उसके साथ कुछ और चुनाव भी हो रहे हैं? तो आपको बता दूं कि भारत में लोकसभा चुनाव, ज्यादातर राज्यों के विधानसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसलिए देश के किसी न किसी हिस्से में साल भर 5 साल तक लगातार चुनाव चलते रहते हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही और उसकी कोशिश भी की जा रही है। आपको जानकारी दे दूं कि अमेरिका में नवंबर के महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को जनरल इलेक्शन डे होता है। इस दिन राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अलग अलग राज्यों और स्थानीय स्तर के चुनाव भी होते हैं, यानी वन नेशन वन इलेक्शन वहां होता है। 5 नवंबर 2024 को कई चुनाव एक साथ हो रहे हैं आज के दिन। आज जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहा है। यह हर 4 साल में होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। ये हर 2 साल में होते हैं। सीनेट की 1/3 सीटों के लिए मतदान, कुल 100 सीटें कुल हैं यहाँ पर में, और प्रत्येक सीनेटर का कार्यकाल 6 साल का है। 11 राज्यों के गवर्नर पद के लिए भी राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही मतदान हो रहे हैं। कई राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी 5 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर काउंटी, शहरों और नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों जैसे मेयर, काउंटी कमिश्नर, स्कूल बोर्ड सदस्य, इन सब के लिए भी आज ही वोटिंग है। तो वोटिंग तो आज हो गई होगी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद नतीजे कब तक आएंगे और जनवरी के महीने में ही क्यों राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाएगी, राष्ट्रपति पद जनवरी के महीने में क्यों ग्रहण करेंगे, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। तो मैं बता दूं, मतदान के बाद सभी बैलेट्स को सुरक्षित तरीके से स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले काउंटी स्तर पर गिनती होती है। हैंड मार्क्ड और बीएमडी वाले बैलेट्स को ऑप्टिकल स्कैनर से गिना जाता है। सभी तरह के वोटों का डेटा कंप्यूटर पर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये नतीजे राज्य स्तर पर भेज दिए जाते हैं। यहाँ इनका ऑडिट होता है और कोई गड़बड़ी होने पर फिर से काउंटिंग करवाई जाती है। गिनती पूरी हो जाने के बाद चुनाव अधिकारी एक सर्टिफिकेट ऑफ असर्टेनमेंट जारी करते हैं, जिसमें आधिकारिक मतों की संख्या दी जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल और राज्य सचिव अंतिम मतगणना को प्रमाणित करते हैं। इसके लिए एक डेडलाइन होती है। 2025 में ये गिनती 6 जनवरी को पूरी होगी। आपको जानकारी दूं, आपको बता दूं कि 20 जनवरी की दोपहर नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत होती है। उद्घाटन समारोह राजधानी वॉशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल बिल्डिंग में होता है। 20 जनवरी को रविवार हो तो कार्यकाल 21 जनवरी से शुरू होता है। हालांकि अमेरिका में हमेशा से यह परंपरा नहीं थी। 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल को हुई थी। दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 मार्च 1793 से शुरू हुआ था और फिर यह प्रथा बन गई। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफी समय बर्बाद हो जाता था। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की जरूरत भी नहीं थी। 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल के शुरुआत की तारीख तय कर दी गई। 2013 में बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत 21 जनवरी से की थी, क्योंकि उस दिन सोमवार था और 20 तारीख को संडे था। उनसे पहले राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहाइवर और रोनाल्ड रीगन ने भी 21 जनवरी को ही कार्यभार संभाला था। आपको बता दूं कि भारत की ही तरह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। एक प्रश्न कई बार लोगों द्वारा पूछा जाता है कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता। आइए इस प्रश्न का उत्तर दूं। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद ये अनौपचारिक नियम जैसा बन गया। 31 अमेरिकी राष्ट्रपति इसका पालन करते रहे हैं। 1932 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुनकर आए। 1936 में फिर से वो राष्ट्रपति बने। उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1940 और 1944 में भी रूजवेल्ट को उतारा और वो जीत गए। हालांकि वे अपना चौथा टर्म पूरा नहीं कर पाए। 12 अप्रैल 1945 को रूजवेल्ट की मौत हो गई। 1947 में हूवर कमीशन की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन किया गया अमेरिका के संविधान में, और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि कोई शख्स सिर्फ 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता और नए नेता और विचारधाराएं सामने आती रहती हैं। एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दूं कि अगर कार्यकाल पूरा होने के पहले राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो अमेरिका में कौन है जो राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। 1841 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हेनरी का पद संभालने के 32 दिन के भीतर ही मृत्यु हो गई। इस समय अमेरिका में बहस छिड़ी कि उपराष्ट्रपति जॉन टेलर जो है वो राष्ट्रपति की पूर्ण शक्तियां का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें पूर्ण शक्तियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी।
क्योंकि अमेरिकी कानून में इससे संबंधित कोई निश्चित प्रावधान नहीं था। 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या और उसके बाद जेम्स ए गारफील्ड और विलियम मैककिनले की हत्या पर भी राष्ट्रपति के उत्तराधिकार की समस्या उठी थी। ऐसे में साल 1947 में प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट लाया गया। एक्ट के अनुसार अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करने के पहले किसी कारण से पद पर हट नहीं रहते, यानी कि इस्तीफा दे दें, मृत्यु हो जाए या कोई और कारण हो, तो कुल 18 उत्तराधिकारियों की क्रम सूची जारी कर दी गई है। बता दूं, इसका कारण ये है कि अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर देश है। किसी हमले या युद्ध की स्थिति में अगर राष्ट्रपति न रहें तो न्यूक्लियर कमांड खाली हो जाएगा, इसीलिए लिस्ट जारी कर दी गई है। मैं टॉप 3 लोगों के बारे में बता दूं। अगर राष्ट्रपति नहीं रहते पद पर तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालते हैं। उपराष्ट्रपति के नहीं रह जाने पर स्पीकर ऑफ द हाउस को ये पावर मिलता है और इसके बाद प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर ऑफ सीनेट जो होते हैं वो इस पद को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से लेक्चर में अमेरिकी चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंची होंगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सब जानने में। मुझे जरूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में जुड़ना जरूर, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो करते ही रहिए। नमस्कार, जय हिंद।